Hello dear students, in today's lecture I am going to discuss about the molecular imaging of the radioactive material. आज हम बात करेंगे कि जो भी हम मॉलिक्यूलर इमेजिंग करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, ये कैसे करवा सकते हैं या कौन कौन से रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है या कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि ये मॉलिक्यूलर इमेजिंग का काम परफॉर्म करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूलर इमेजिंग। तो मॉलिक्यूलर इमेजिंग का फ़ायदा ये रहता है कि मान लो जैसे कोई भी डिज़ीज़ है, अब डिज़ीज़ का आइडिया हमें उसी वक्त लगता है जब वो सिम्टम्स की फॉर्म में हमें मीन्स नज़र आने शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उस डिज़ीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल पर ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए मॉलिक्यूलर इमेजिंग के थ्रू, तो उस डिज़ीज़ का डायग्नोज ईजी हो सकता है और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अर्ली स्टेजेस पर शुरू हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करवानी पड़ती है, मॉलिक्यूलर इमेजिंग ऑफ बाय रेडियोएक्टिव मटेरियल। तो जो भी डिजीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज में करने के लिए हम मॉलिक्यूलर इमेजिंग का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि मॉलिक्यूलर इमेजिंग क्या है, टेक्निक है जो कि डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म विच आर ऑपरेटिव इन विवो। जैसे कि इस टेक्निक में जैसे किसी भी चीज़ को हम विजुलाइज कर सकते हैं या करेक्टराइजेशन करते हैं या उसकी मेजरमेंट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, ठीक है, मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल पर इन लिविंग सिस्टम। तो जो भी टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर इमेजिंग में, जैसे कि PET-CT है, PET-CT मीन्स पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड इट इज़ अ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सो PET-CT। इसी तरह से हमारे पास आती हैं न्यूक्लियर मेडिसिन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, जिसको सारे ही लोग जानते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, MRS है, ऑप्टिकल इमेजिंग है और साथ में अल्ट्रा साउंड है। सो ये टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर इमेजिंग के लिए फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस। अब मॉलिक्यूलर इमेजिंग मोडालिटीज़ के टाइप्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि सिंगल मोडालिटी है या फिर हमारे पास आती हैं मल्टी मोडालिटीज़। तो सिंगल मोडालिटीज़ में हमारे पास जैसे अल्ट्रासाउंड है, MRI है, PET है, स्पेक्ट है या ऑप्टिकल इमेजिंग है। और मल्टी मोडालिटीज़ में हमारे पास आता है PET-CT या फिर SPECT-CT या फिर PET-MRI। न्यूक्लियर इमेजिंग। अब न्यूक्लियर इमेजिंग में क्या करते हैं, इसको आप और क्या बोलते हैं, रेडियो न्यूक्लिड स्कैनिंग। इसको आप बोलते हैं रेडियो न्यूक्लिड स्कैनिंग। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल फॉर द रेडियोलॉजिस्ट because as it show not only the structure of the organ but also the function of the organ। तो न्यूक्लियर इमेजिंग से हम ना केवल किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर बल्कि उसके जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उस ऑर्गन की, उसको भी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल, जिसको कि आप बोलते हैं ट्रेसर, जो कि किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। सो रेडियो एक्टिव ट्रेसर विच इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर इमेजिंग इज़ नॉर्मली स्पेसिफाइड और स्पेसिफिकली अ टारगेटेड प्रोब। जो भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, टारगेटेड प्रोब होता है। अब प्रोब क्या हो सकता है, प्रोब मतलब कि जो रेडियो लेबल्ड होते हैं, जैसे कि हम एंटीबॉडीज़ हैं, लाइगेंड्स हैं या सबस्ट्रेट्स हैं, जिसको कि हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली, जो कि इंटरेक्ट करते हैं विद प्रोटीन टारगेट्स इन द पर्टिकुलर सेल और सब सेलुलर कंपार्टमेंट। तो जो भी हमारा जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गन में या पर्टिकुलर जगह पर जाके उस डिजीज़ को क्या कर देता है, उसको हाईलाइट कर देता है, जिसको हम आसानी से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दीज इंटरेक्शंस आर बेस्ड ऑन द ईदर रेडियो लाइगेंड एंड रिसेप्टर। तो ये जो इंटरेक्शन होती है, जैसे कि रिसेप्टर रेडियो लाइगेंड रिसेप्टर्स आ सकती हैं, दैट इज़ बाइंडिंग और एंजाइम मेडिएटेड ट्रैपिंग ऑफ द रेडियो लेबल्ड सबस्ट्रेट, रेडियो एक्टिव ट्रेसर विच आर द मोस्ट cases administered into the vein and some are given orally।
तो ज़्यादातर जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स होते हैं या तो उनको हम इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं या फिर हम उनको ओरल दे देते हैं। और रेडियो ट्रेसर को देने के बाद जो भी पेशेंट होता है उसको कुछ टाइम के लिए अलाउ किया जाता है कि वो रेस्ट करे, ताकि जितना भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर मटेरियल है वो उसकी होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है। सो इमेजिंग पर्पस अ स्पेशलाइज्ड गामा कैमरा इज यूज्ड टू डिटेक्ट द रेडिएशन थ्रू आउट द बॉडी। तो जो भी रेडिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम गामा कैमरा, जो स्पेशलाइज्ड गामा कैमराज हैं, उनका यूज़ करते हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि कितनी मात्रा में रेडिएशंस जो है वो निकल रही हैं और उस पेशेंट में कितने अमाउंट में वो डिजीज़ जो है वो फैल गई है। इसी तरह से मोस्ट कॉमनली यूज जो टेक्निक आती है न्यूक्लियर इमेजिंग में, वो आती है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, दैट इज़ पैट। इसी तरह से स्पैक्ट, दैट इज़ सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और जो मोस्ट कॉमनली यूज रेडियो एक्टिव ट्रेसर होते हैं वो ग्लूकोज डेरिवेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आते हैं इसके अलावा 218F, दैट इज़ फ्लूरो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, या फिर कॉमनली नोन एज 18F FDG। सो 18F80 फ्लोरो इथाइल टायरोसिन फॉर एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, और 18F FCH जो हम यूज़ करेंगे फ्लोरोकोलिन, दैट इज़ यूज फॉर द सेल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिज्म्स। तो यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स या रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। सो रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होता है? ये एक केमिकल कंपाउंड होता है दैट इज़ one or more atoms that have been replaced by a radionuclide. So by virtue of its radioactive decay, it can be used to explore the mechanism of chemical reaction by tracing the path. तो जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर होते हैं वो अपनी रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, और जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होता है उस पाथवे को हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो ट्रेसर या रेडियो एक्टिव लेबल। सिंपलेस्ट रेडियो ट्रेसर यूज फॉर मेटाबॉलिक इमेजिंग वो क्या क्या होते हैं? सेवरल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है आयोडीन 123, आयोडीन 131, गैलियम 67 और गैलियम 688। इसी तरह से इंडमियम 111 आता है, रुबिडियम 82 आता है और स्ट्रोंशियम 89 आता है। तो ये रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं जो कि हम मेटाबॉलिक इमेजिंग में यूज़ करते हैं। सो इन इमेजिंग टेस्ट ट्रेसर अलाउ डॉक्टर टू सी हाउ ब्लड फ्लोज टू द टिश्यूज and organs. So it is injected into the blood stream and it emit the gamma rays that can be detected by with the help of CT scanner. तो जो भी गामा रेडिएशंस जब निकलती हैं तो वो CT स्कैनर में हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो भी हम ट्रेसर यूज़ करते हैं, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? कि जो ट्रेसर है दैट मस्ट एमिट गामा रेज सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द बॉडी। इसी तरह से जो भी उसका हाफ लाइफ और जो भी है रेडियो एक्टिव मटीरियल का वो कैसा होना चाहिए? हाफ लाइफ शुड बी शॉर्ट। कम क्यों होना चाहिए? फॉर इट्स डिके अवे सून आफ्टर इमेजिंग इज कंप्लीटेड, ताकि ये बॉडी में पूरी तरह से डिके हो जाए। एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं हाफ शॉर्ट लाइफ आइसोटॉप्स को यूज़ करने की? सो दे आर वेरी ईजियर एंड दे आर चीपर टू डिस्पोज। हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट मेक द एक्सपेरिमेंट मोर सेंसिटिव। Lower dose likely in diagnostic testing of the human subject. So these are the advantages of using short half-life isotopes. Disadvantages क्या होती हैं isotopes की? Disadvantage ये है कि जो भी isotop होते हैं कई बार वो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही क्या हो जाते हैं? डिस्पोज हो जाते हैं। Frequently need to calculate amount of activity remaining. इसी तरह से cost of replacement for the further experiment. So these are the disadvantages of short half-life isotope that we are going to use. सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्या है? जो भी रेडियो आइसोटॉप्स हैं, जैसे कि हम सब लोगों को पता है ये हाईली टॉक्सिक होते हैं और ये आयनाइजिंग रेडिएशंस की प्रोडक्शन करते हैं। सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट कॉज आयनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल that interact with the biomolecules and causing the mutations in the DNA and hydrolysis of the proteins. Gray, they are SI units which is used to describe this. तो सेफ्टी ग्रे उन यूनिट जो है वो हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जैसे 1 ग्रे
जो एब्जॉर्प्शन है दैट मीन्स कि अगर 1 ग्रे आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल पर kg ऑफ द एब्जॉर्ब, इतना अमाउंट यूज़ किया है एब्जॉर्प्शन में. Gray unit unstable to describe the hazards to living organism because different type of radiation associated with different degree of the biological hazards. जो भी यूनिट हम यूज़ करते हैं एब्जॉर्ब डोज के लिए विच टेक इनटू अकाउंट दिस वेइंग फैक्टर या फिर सीवर्ट यूनिट बोलते हैं या इक्वलेंट डोज बोलते हैं. तो आप यहाँ पर देखो कि अगर मान लो बीटा रेडिएशंस निकल रही हैं तो बीटा रेडिएशन जो है उसमें 1 ग्रे जो है दैट वुड बी इक्वल टू 1 सीवर्ड, और अगर अल्फ़ा रेडिएशन निकल रही हो तो उसमें जो 1 ग्रे होता है दैट वुड बी इक्वल टू 20 सीवर्ड. So in other words we can say alpha radiation is 20 times as toxic to the human as compared to X-rays for the same energy absorbed. From the point of view of safety, it is advisable to use the radioisotopes with low energy whenever possible. तो जितना हो सके जो भी रेडियो आइसोटॉप्स हमने यूज़ करने हैं वो लो एनर्जी के होने चाहिए. The dose limit for the worker exposed to radiation is 20 millisievert per year for the whole body, and for individual organs such as for the hand वैल्यू कितनी होनी चाहिए 500 millisievert per year, और आई लेंस के लिए 150 mSievert पर ईयर जो है वो होनी चाहिए. ठीक है जी, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं. टॉक्सिसिटी रेडिएशंस की डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्ब रेडिएशन और इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट. Potential of the hazards of radiation directly proportional to the energy of the radiation and amount of radiation absorbed by the system. Absorbed dose को हम measurement कैसे देते हैं, रेडिएशन के थ्रू, रेड के थ्रू या ग्रे के थ्रू, विच इज़ एक्सप्रेस्ड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनी मटेरियल. उसके बाद आता है एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज. जो एब्जॉर्ब डोज होती है फ्रॉम नोन सोर्सेज उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द डिके रेट ऑफ द सोर्स, energy of the radiation, penetrating power of the radiation and the distance between the source and the workers. तो इन सब चीज़ों से हम जो भी एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज है उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये सब चीज़ें पता हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो पर्सन ने एब्जॉर्ब किया है. इसी तरह से रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम सोर्सेज इन ऑल द डायरेक्शन. द लेवल ऑफ रेडिएशन इज रिलेटेड टू द एरिया ऑफ द स्फीयर. So the absorbed dose is inversely related to the square of the distance from the source. जैसे कि dose 1 into distance 1 square है, ये कितना होगा dose 2 into distance 2 square दिया हुआ है. जैसे यहाँ पे ये पूरा न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पर दिया है कि 1 milli source of 125 आयोडीन है. जैसे कि यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप न्यू डोज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे डोज 1 दिया है 10 into 1 स्क्वायर डिस्टेंस है. इसी तरह से न्यू डोज आपने फाइंड आउट करनी है 5 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर, 5 स्क्वायर के ऊपर. तो जो भी न्यू डोज आएगी वो 10/25, तो आंसर कितना आएगा 0.4 mSievert पर आर आ जाएगा. डोज रेट जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोज रेट आता है हमारे पास, आप डोज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल डोज कैसे, डोज रेट इनटू टाइम. तो डोज रेट इनटू टाइम करके आप डोज रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर टोटल डोज रेट इनटू टाइम बताया है. जैसे कि डोज रेट है 16 मिलीसीवर्ट आवर और टाइम है 7 आवर, तो आप निकाल सकते हैं 112 मिलीसीवर्ट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा. इसी तरह से हमारे पास आता है एनुअल लिमिट ऑन इनटेक. तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू टाइटल 10 सेक्शन 20(1003) ऑफ द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक जो है वो क्या होती है, दैट इज डिराइव लिमिट फॉर द परमिसिबल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल दैट इज टेकन इनटू द बॉडी ऑफ एन adult radiation worker by inhalation or ingestion in 1 year. So it is smaller value of intake of a given radionuclide in a year by reference man that would result in committed effective dose of the 5 sieverts or 0.05 sievert, or a committed equivalent dose of 50, that is 0.5 sievert. So it is defined by ICRP in publication 60 in 1991B paragraph S30 and expressed in the unit of activity, that is the radioactivity के unit
बैकरल है या क्यूरीज हैं, ये आप सबको पता है। तो एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक है, मतलब कितना अमाउंट रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन ले सकता है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिराइव्ड एयर कॉन्सेंट्रेशन। जो भी डिराइव्ड एयर कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन रेडियो न्यूक्लिड इन द एयर इन विच if breathed by the reference man for a working year of 2000 hours under condition of light work उसको आप बोलते हैं, that is आप इसको बोलते हैं annual limit of intake. Derived air concentration that would be equal to annual limit on intake that is divided by volume of the air inhaled by a reference person in a working year, that is 2.2 into 10 raised to power 3 millicube. DAC is the average airborne concentration that a radiation worker may expose to for 40 hours per week or 50 week per year. जो भी यूनिट्स हैं DAC के, that must be becquerel per cubic meter. ICRP, International Commission of the Radiological Protection, that is an independent international non-government organization which जिसका कि मिशन क्या होता है, to provide recommendation and guidance on the radiological protection concerning with the ionization radiations. इसकी establishment 1928 में हुई थी, और जो भी सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी है, that is to respond to growing concern about the effect of ionizing radiation being observed in the medical community. So at that time it was called the International X-ray and Radium Protection Committee. It was restructured to better take account of the use of the radiation outside the medical area and given its present name in 1950, that is ICRP. इसी तरह से मैनेजमेंट ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या है, इट इज सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. इन यूएसए देयर इज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, इन यूके देयर इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्ट 1993 and ionizing radiation regulation, that is 1999. So every institution requires certification that is monitored by the Environmental Protection Agency in the USA or the Environmental Agency in the UK and employs a radiation protection advisor. ICRP जो है वो हमने आपको बता दिया कि क्या होता है. Before using radioisotope, consider it if any other method exists which will fill your query, then use those method. मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल से अगर आप किसी और मटेरियल को यूज़ करके अपना काम कर सकते हो तो आप उस मटेरियल को प्रेफरेंस दो. इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन यूज़ द आइसोटॉप विद लोअर एनर्जी. तो जितनी भी लो एनर्जी का आइसोटॉप है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि अल्लारा क्या है. अल्लारा का मतलब होता है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल. That is a safety principle that is designed to minimize the radiation dose and its release of the radioactive material. More than merely best practice, ALARA is predicted on legal dose limit on regulatory compliance, and it is the requirement for all radiation safety programs. So there are three major principles that assist in maintaining the ALARA that can help prevent both unnecessary exposure and overexposure. Time, distance and shielding. So that is the meaning of ALARA. So time, minimize the time, मतलब कि रेडिएशन के नज़दीक जो टाइम है उसको आपने क्या करना है, कम करना है. डिस्टेंस जो है कैसा होना चाहिए, आपका मैक्सिमम होना चाहिए. शील्डिंग जो है आपको अपने ऊपर कोई ना कोई शील्ड लेना है ताकि आप रेडिएशन सोर्स से बच सकें. कौन कौन से रूल आते हैं रेडियो आइसोटॉप्स को हैंडल करने के लिए, मतलब कि आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन जो है वो लेनी है, क्लॉथ, ग्लव्स या ग्लासेस यूज़ करना है स्मॉल अमाउंट जो भी पॉसिबल होगा. कीप मटेरियल सेफ, सिक्योर एंड वेल लेबल्ड. मॉनिटर वर्किंग एरिया फ्रिक्वेंटली. अवॉइड फूड एंड ड्रिंक इन द लेबॉरेटरी. वॉश एंड मॉनिटर द हैंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट. फॉलो ऑल द लोकल रूल्स. जो भी डिस्पोजेबल ऑफ द वेस्ट है वो आपको करना है. डू नॉट क्रिएट रेडियो एक्टिव एरोसोल्स और डस्ट एंड फॉर पेनिट्रेटिंग द रेडिएशंस. मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, जैसे कि पहले बताया जा रहा है. टाइम जो है वो कम रखना है आपने ताकि आप ज़्यादा रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस में ना आए. मेंटेन करना है शील्डिंग के साथ विद ऑल द टाइम. सो these are the content regarding the molecular imaging of radioactive material. तो जो भी आपको क्वायरी हो वो आपने प्रॉपर कमेंट सेक्शन में लिखनी है, और जो भी आपका PDF है वो आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा. सो दिस इज़ with radio labeling techniques, that is the molecular imaging of the radioactive material.
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ये ज़्यादा थोड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर इमेजिंग वगैरह क्या है। सो थैंक यू सो मच।